समय मुगलों की गुलामी सहन करनी पड़ी। एक 800-900 वर्ष का कालखंड रहा जब हम मुगलों के गुलाम रहे। एक 250-300 वर्ष का अवसर रहा कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। बार बार हम संघर्ष करके इन आताताइयों को अपने देश से बाहर करते रहे, देश को मुक्त करते रहे, लेकिन फिर से ऐसे अवसर आते चले गए कि देश के ऊपर फिर से ये गुलामी का एक बंधन और ये खड़ा रहा। ऐसे इस बंधन से, इस गुलामी के बंधन से तो मुक्त हम हो जाएंगे, ऐसा विचार करने के लिए ये 17 लोग जब वहां बैठे थे उस कक्ष के अंदर, उस कमरे के अंदर, और वहां बैठकर जब वो लोग विचार कर रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उनको यदि छोड़ दिया जाए तो शेष 16 लोगों के मन में कभी ये बात आई भी नहीं होगी कि आज जिस विचार को हम यहां बैठकर कर रहे हैं, ये विचार ना केवल अपने काम के अंदर सफल होगा, ना केवल इस देश और दुनिया के अंदर परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा, बल्कि 100 वर्ष की अपनी यात्रा को भी पूरा करेगा। और केवल करेगा नहीं तो समाज को अपने साथ लेकर और समाज के अंदर अपेक्षित परिवर्तनों की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां जो 16 लोग बैठे थे वो डॉक्टर हेडगेवार जी के मित्र, उनके दोस्त, उनके शुभ चिंतक, और समय समय पर जिनके साथ वो देश समाज की चर्चाएं करते रहते थे, ऐसे उनके सब साथी थे। अपने सब अनुभवों के आधार पर ये जो डॉक्टर हेडगेवार थे, इन्होंने उस समय के सब चलने वाले सब आंदोलनों के अंदर, सब कामों के अंदर और सक्रियता से सहयोग किया। ये जो डॉक्टर हेडगेवार थे, अगर हमको संघ को समझना है, संघ को जानना है, तो हमको कहीं भी शुरुआत इस डॉक्टर हेडगेवार नाम के इस व्यक्ति से करनी ही पड़ेगी। इन्होंने जब संघ को प्रारंभ किया तो ये संघ का प्रारंभ तो 1925 को विजयदशमी के दिन उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वास्तव में संघ तो उनके मन में बेशक इस स्वरूप में नहीं होगा, ये देशभक्ति का भाव उनके मन में था, ये जन्म से ही था, इसलिए हम उनको जन्मजात देशभक्त कहते हैं। कैसा व्यक्ति था वो, अगर उनके बारे में जब विचार करते तो ध्यान में आता है, छोटी सी अवस्था, अभी अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी उनकी पूरी नहीं हुई थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होते होते और उस समय देश के अंदर बंग भंग का आंदोलन चल रहा था, बंगाल का विभाजन हो चुका था, बंगाल की एकीकरण के लिए, और उस समय देश भर के अंदर आंदोलन चल रहे थे। उस समय उनके विद्यालय के अंदर विद्यालय निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक आते हैं। निरीक्षक अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी थे, और उस अंग्रेज अधिकारी का स्वागत, और वो समय ऐसा था वंदे मातरम के ऊपर प्रतिबंध था, माना गया था कि वंदे मातरम इस देश की आजादी के लिए और बंगाल को एक करने के लिए एक मंत्र है। वास्तव में वंदे मातरम तो मंत्र है ही, लेकिन उस समय की जो ताकत थी, जो सत्ता थी, उस सत्ता को लगता था कि अगर वंदे मातरम बोला जाएगा तो वंदे मातरम केवल एक शब्द नहीं होगा, तो ये आक्रोश पैदा करने वाला और लोगों को एक करने वाला, देशभक्तों को इकट्ठा करने वाला एक मंत्र होगा। इसलिए कहीं बोला नहीं जाएगा। इस भाव को अपने मन में रखते हुए और अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? अंग्रेज अधिकारी आए, इनके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कैसी मन के अंदर उत्कट देशभक्ति थी, एक कठिन देशभक्ति उनके मन में थी, और कैसा उनका नेतृत्व क्षमता थी वो हमको ध्यान में आता है। ये डॉक्टर हेडगेवार और इन्होंने अपने सब मित्रों के साथ मिलकर इतनी अच्छी योजना बनाई, इतनी एक फुल प्रूफ प्लानिंग की कि उस फुल प्रूफ प्लानिंग में से जिस भी कक्षा के अंदर, पहली कक्षा के अंदर जब वो देखने के लिए निरीक्षक महोदय गए, तो आमतौर पर जैसे एक परंपरा है, प्रचलन है, कोई भी देखने के लिए कक्षा में आता है तो स्टैंड अप वगैरह बोलते हैं, वेलकम वगैरह बोलते हैं। तो उन्होंने वहां सबसे योजना करके तय किया कि स्वागत का वंदे मातरम से ही होगा। जैसे ही वो कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं निरीक्षक महोदय, तो जोर से और वंदे मातरम का उद्घोष होता है।
एकदम से प्रिंसिपल और निरीक्षक एक दूसरे की नजरें मिलाते हैं, परेशान होते हैं। जैसे कई बार टीचर भी अपने बच्चों की शरारतों को थोड़ा सा ढकने की कोशिश करता है। यहाँ बड़े सारे अध्यापक टीचर बैठे हैं, विद्यार्थी भी है। तो ऐसे अवसर पर उन्होंने भी, प्रिंसिपल महोदय ने भी अपने बच्चों की शरारत को ढकने की कोशिश की कि ये बड़े थोड़ा, इस क्लास के बच्चे थोड़ा शरारती हैं, अगले क्लास में चलते हैं। जैसे ही अगली क्लास में पहुंचते हैं तो वहां उससे भी और जोर से वंदे मातरम का उद्घोष होता है। तीसरी क्लास में जाते हैं और ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष होता है। तमतमाते हुए गुस्से से ये निरीक्षक महोदय और प्रिंसिपल साहब को अपशब्द और गालियां बोलते हुए अंग्रेजी के अंदर, और बिल्कुल तमतमाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते हैं और एक कागज के ऊपर उस स्कूल को बंद करने का ऑर्डर पास करते हैं कि जिस स्कूल के अंदर अंग्रेज सरकार के नियम लागू नहीं हो रहे, उस स्कूल को क्यों ना बंद कर दिया जाए अगले किसी ऑर्डर पर। और वो स्कूल, बहुत कोशिश की प्रिंसिपल महोदय ने उनको मनाने की, लेकिन नहीं माने। तो प्रिंसिपल महोदय से वो नाराज होकर चले गए, वो अंग्रेज निरीक्षक। और लगभग 2-2.5 महीने वो स्कूल बंद रहा। अलग अलग तरीकों से कोशिश की गई, पेरेंट्स को, माता पिता को प्रभावित करके, और ऐसा कोई नाम निकल आए इसका योजनाकार कौन है। लेकिन इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी कि एक भी विद्यार्थी ने ये बताया नहीं कि इस सारे काम को करने के लिए हमको केशव ने कहा। ऐसी उस बालक की, उस 10वीं कक्षा के अंदर अभी वो प्रवेश ही किया था, ऐसा वो विद्यार्थी केशव, और उनकी ऐसी योजना रचना थी, उनकी प्लानिंग थी, और मन में ऐसी देशभक्ति थी कि उस व्यक्ति को हम कैसे स्वागत कर सकते हैं, उस शासन का हम कैसे स्वागत कर सकते हैं जिसने इस देश के अंदर वंदे मातरम के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया। और 2.5 महीने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं निकला स्कूल खुलने का, तो एक मध्यम मार्ग निकाला गया कि सब विद्यार्थी विद्यालय के अंदर आएंगे और प्रिंसिपल साहब गेट के ऊपर खड़े होंगे और वहां वो पूछेंगे कि माफी मांगते हो, कुछ बोलना नहीं है, बस गर्दन झुकाकर अंदर प्रवेश कर जाना है। जिसने अंदर प्रवेश कर दिया, मान लीजिए उसने माफी मांग ली और स्कूल खुल जाएंगे। और परिणाम ऐसा हुआ, उस विद्यालय के सारे बच्चे अपने माता पिता के दबाव में आकर इस काम के लिए तैयार हो गए। केवल एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने इस माफी को भी, इस जो प्रतीकात्मक माफी को भी, सिंबॉलिक एपोलॉजी को भी मानने से मना कर दिया, और वो था केशव। ऐसा वो देशभक्ति के अपने मन के अंदर रखने वाला एक बालक, एक नौजवान केशव, उसके मन में ये संघ का बीजारोपण ये प्रारंभ से ही हो गया था, बचपन से ही हो गया था। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता गए, कोलकाता के अंदर पढ़ाई की। वहां पर चलने वाले जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन थे, उन सब स्वतंत्रता के आंदोलनों से वो जुड़े और वहां काम किया। आज भी आर्काइव के अंदर जब हम देखते हैं तो उस आर्काइव के अंदर उस कलकत्ता के उन सब देशभक्ति की जितने सारी गतिविधियां वहां चलती थी, क्रांतिकारियों के जितने भी आंदोलन चलते थे, उन सब आंदोलनों के अंदर भाग लेने वाले लोगों के कोड नेम वहां लिखे हुए हैं। ब्रिटेन की आर्काइव के अंदर जब हम देखते हैं, उस आर्काइव के अंदर नाम लिखे हैं और उनमें से एक नाम मिलता है कोकेन। ये कोकेन कौन था? तो कोकेन ये केशव हेडगेवार था, जो बाद में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से विख्यात हुआ। इस कोकेन का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे इस आजादी के आंदोलन में लड़ते लड़ते और सब अनुभव लेते लेते हेडगेवार जी के, केशव हेडगेवार के मन में जब ये बात आई कि हम आखिर अपने इस देश के अंदर कमी कहां है, आखिर क्या करना पड़ेगा कि हमारे देश को फिर से गुलाम होने का कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो। इसको जब उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने अपने सब साथियों के साथ, और केवल अपने साथियों के साथ नहीं, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सब से भी राय की, मशवरा किया कि आखिर अपने इस देश को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए। इस देश को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा। तो उनके जब मन में आता था, निष्कर्ष निकलते थे। कुछ निष्कर्ष क्या थे? निष्कर्ष थे
कि हमारा ये समाज असंगठित है, इकट्ठा नहीं है, संगठन का भाव हमारे अंदर नहीं है, हम अकेले अकेले लड़ते हैं। आपदाएं आती है, आक्रमणकारी आते हैं, हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे देश के ऊपर आक्रमण है, ये मेरे अकेले के ऊपर आक्रमण नहीं है। ये ना मानते हुए हम अकेले अकेले लड़ते हैं, इसलिए परास्त हो जाते हैं। मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बांध कर और इकट्ठे होकर जब हम लड़ेंगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा आएगी, हम उसको मान लेंगे। पूरा देश जब एक होकर प्रतिकार करेगा, ऐसा उनके मन में था। सब मानते थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब भी कहते थे हाँ बात तो केशव तुम्हारी ठीक है। दूसरा निष्कर्ष उनका था कि हमारे इस समाज के अंदर राष्ट्रीय दृष्टि का अभाव है। विजन तो है हमारा, लेकिन विजन मेरे और मेरे परिवार तक ही सीमित है। अधिकतर थोड़ा दूर गए तो अपने मोहल्ले को हम केवल देख लेते हैं, लेकिन ये देश मेरा है। ये आसेतु हिमाचल, हिमालय से लेकर और नीचे हिंद महासागर तक की जो भूमि है, ये जो भूभाग है, ये भूभाग मेरा है। इस भाग के प्रति भी मेरी कोई एक जिम्मेवारी है। इस भाव को अपने मन के अंदर रखने का जो एक समाज का एक भाव चाहिए, उस भाव की भी कमी है। ऐसी कुछ मन के अंदर निष्कर्ष उन केशव के थे और इन्हीं भावों की चर्चा वो इन सब महापुरुषों से करते थे। ये सब मानते थे कि हाँ ये ठीक तो है। महात्मा गांधी से जब उन्होंने चर्चा की, अपनी डायरी के अंदर केशव हेडगेवार लिखते हैं, उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि केशव तुम्हारी बात ठीक है, डॉक्टर साहब आप ठीक तो कहते हैं, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं है हमारे पास। अभी एक बार अंग्रेजों से आजाद हो जाए, फिर बाकी चीजें सब उसके बाद देख लेंगे। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि नहीं, बीमारी जितनी लंबी होगी उसका इलाज उतना ही लंबा होगा। ये जो हजारों वर्ष की हमारी गुलामी की हमारी बीमारी है, हमारे समाज के मनोभाव के अंदर आ गई है, इसको दूर करते करते सैकड़ों वर्ष तो लगेंगे। जितना देरी से शुरू करेंगे उतना देरी से इसका इलाज होगा। इस भाव को मन में रखकर और उन्होंने कहा कि अब ठीक है, आप कीजिए आजादी के लिए प्रयास, उसके अंदर हमारा भी योगदान रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को इस रूटीन एक्टिविटी से अलग करके, डे टू डे एक्टिविटी से अलग करके मैं कुछ नया शुरू करूंगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार किया और उन्होंने अपने उन सब साथियों के साथ मिलकर और शुरू किया। बड़ी जोरदार बात है, संघ को जब समझना है तो हमको बड़ी सारे आश्चर्य की चीजें मिलती हैं। कोई भी संगठन संस्था प्रारंभ होती है तो पहले उसके बैनर छपते हैं, उसके कार्ड होर्ड छपते हैं, उसके पदाधिकारी घोषित किए जाते हैं, उसके नियम कायदे छपते हैं, डूज एंड डोंट्स छपते हैं। लेकिन संघ जब शुरू हुआ तो कभी नाम भी नहीं था। हम कुछ शुरू कर रहे हैं, केवल इतना भाव था। 6 महीने के बाद कभी जाकर ये जो आज प्रत्यक्ष दिखने वाली एक्टिविटी है, जिसको हम शाखा कहते हैं, ये कहीं थोड़ी थोड़ी मैदान के अंदर प्रारंभ हुई थी। संघ नाम मिलते मिलते तो 7, 8, 9 महीने लग गए थे। ऐसा ये विचित्र प्रकार का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। जैसा अपने प्रोफेसर विद्याशंकर सहाय जी ने कहा कि ये जो काम है ना पुरस्कार के लिए है और ना प्रतिकार के लिए है, ये काम केवल और केवल इस समाज के परिष्कार के लिए है, इस समाज को अच्छा बनाने के लिए है। ऐसा ये काम 1925 के अंदर ये प्रारंभ हुई यात्रा, अनेक पड़ावों में से निकलती हुई यात्रा, उपेक्षा के पहले उस चरण में से निकलती हुई यात्रा। हम थे भी कुछ नहीं, थोड़े से लोग थे। नागपुर के अंदर एक शाखा प्रारंभ हुई 1926 के अंदर, अप्रैल मई के अंदर। छोटे छोटे बालक थे। डॉक्टर हेडगेवार 35 वर्ष की आयु के थे, सबसे बड़े वही थे। सामान्य विद्यार्थियों को, छोटे छोटे विद्यार्थियों को अपने साथ लेकर शाखा प्रारंभ हुई। देखने वाले लोग कहते थे ये जोर जोर से नारे लगाते हैं, भारत माता की जय। ये 8वीं 10वीं के बालक, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बालक ये भारत माता की जय करेंगे।
लोग कहते थे कि डॉक्टर हेडगेवार अच्छा भला पढ़ाई करके आया हुआ, डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया हुआ, ये नौजवान ये सनक गया, इसके पेज कोई ढीला हो गया। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से ही होता है, कच्ची ईंटों कच्ची मिट्टी से ही, और वो आप किसी भी आकार को ढाल सकते हैं, पकने के बाद उसका आकार देना ये मुश्किल है। और बचपन से के उन छोटे छोटे विद्यार्थियों से संघ का उस उपेक्षा के भाव से प्रारंभ हुआ काम फिर उपहास की ओर जाता है। अगली यात्रा हमारी उपहास की होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये करेंगे काम, अपना काम तो घर का होता नहीं है, घर के काम तो मिटते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं, ये देश का काम करने चले हैं, घर में तो फाके लग रहे हैं, अपना काम छोड़ के तुम निकल रहे हो, ये करेंगे देश का काम। उपहास के दृष्टि से हम आगे बढ़े, फिर उपहास के बाद हम विरोध के अंदर आए। उस विरोध के अंदर केवल समाज के सहयोग से, उस समय का जो सारा तंत्र था, शासन प्रशासन जितना भी था, उसने पूरी भरसक कोशिश की, एक बार दो बार नहीं तो 3 बार संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। और कैसा प्रतिबंध कि जब संघ के स्वयंसेवकों को, संघ को बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की गई। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बड़े जोर से बोलते थे आई विल क्रश आरएसएस, लेकिन अपने उस समय पूजनीय सरसंघ चालक थे गुरुजी बोलते थे कि नेहरू जी कहते हैं कि आई विल क्रश आरएसएस, लेकिन हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा वी विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी, हम इस मानसिकता को ही समाप्त करेंगे कि ये जो दबाने की और समाप्त करने की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को ही हम समाप्त करेंगे। उस विरोध के उन सारी चीजों में से पार करते हुए और अब संघ का काम ये चौथी चरण की ओर यानी स्वीकार्यता की ओर बढ़ा है। समाज ने तो हमेशा बाहें फैलाकर और बाहें खोलकर संघ का स्वागत किया है और संघ का सहयोग किया है, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक समाज के बीच के अंदर ही काम करता है। लेकिन जो देखने वाला समाज, जो प्रशासन था, उस प्रशासन को संघ को समझना था। जो नीति निर्धारक लोग हैं और जो समाज के अंदर एक प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, समाज के अंदर की पर्सन्स है, उनको संघ को समझना था। ये जो समय लगा इतना, उन सबको समझने में लगा, और आज इस स्वीकार्यता के इस चरण के अंदर पहुंचते हुए आज संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा को ये पूरी कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब शुरू हुआ तो अपने 100 वर्ष मनाने के लिए शुरू नहीं हुआ। अपने पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बहुत बार कहते हैं, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सुन सकते हैं, वो बहुत बार कहते हैं कि संघ अपने शताब्दी मनाने के लिए नहीं बना। संघ का काम संघ चाहता है जितनी जल्दी पूरा होकर और ये संघ समाज के अंदर विलीन हो जाए, समाज के अंदर समा जाए, वो जितनी जल्दी होगा संघ का काम उतनी जल्दी पूरा होगा। स्वयं प्रेरणा से और स्वयं इनिशिएट करके ऐसा समाज का प्रत्येक नागरिक जब समाज के लिए समय देना और काम करना प्रारंभ कर देगा तो संघ का काम मान लीजिए ये समाप्त हो जाएगा। ये जो शाखा का तंत्र है, ये जो दक्ष आरंभ है, ये जो खेल कबड्डी है, ये सब किस लिए है? तो इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को और उसका इनिशिएटिव जगाने के लिए ये संघ का काम है। अपने इस काम को हम इस 100 वर्ष की यात्रा के अंदर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये हम सब के लिए भी सोचने का विषय है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि समाज की जैसी स्वीकार्यता बन रही है, उस स्वीकार्यता में से हम इसकी दिशा में बड़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए संघ ने अपने सामने जिन बातों का लक्ष्य रखा है, अगले आने वाले 20-25 वर्षों के लिए हमको करना क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, तो संघ ने 5 बातें अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज के सामने रखी है कि ये 5 काम हमको करने हैं। हम सब स्वयंसेवक और समाज के हम सब बंधु मिलकर इन 5 बातों को यदि करेंगे तो हम भी संघ का ही काम कर रहे हैं, ऐसा सबके लिए माना जाएगा।
हम रोज की शाखा में आते हैं कि नहीं आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इस भाव को लेकर इन 5 बातों की दिशा में कुछ ना कुछ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो माना जाएगा कि ठीक। वो 5 बातें कौन सी है? तो सबसे पहले है हमारी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली हमारी पर्यावरण पूरक होनी चाहिए। पर्यावरण पूरक जीवन शैली का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण पूरक जीवन शैली का अर्थ है कि हमारे रोज के व्यवहार के अंदर हमारा पर्यावरण हमारी प्राथमिकता पे है क्या, पर्यावरण का ध्यान हम रखते हैं क्या? तो 3 बातें उसके लिए करनी है। एक वो है पानी बचाना। पानी का दुरुपयोग जो होता है, क्योंकि पानी एकमात्र ऐसी चीज है, एकमात्र ऐसी पदार्थ है कि जो केवल बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, लेकिन पानी नहीं बना सकते, पानी केवल बचा सकते हैं। पानी को बचाना एक बात। जो वन टाइम यूज प्लास्टिक जिसको कहा गया है, ऐसे उस प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से न्यूनतम करते हुए वहां से 0 तक चले जाना, ऐसा ये न्यून से न्यूनतम जाना, यानी ये एक दूसरा काम है। और तीसरा काम पौधारोपण, पौधे लगाना। अब सबके जीवन के अंदर एक अवसर तो पक्का सबके जीवन के अंदर आता है, वो है जन्म दिवस। तो अपने जन्म दिवस पर कम से कम हर वर्ष 1 पौधा तो कम से कम मैं लगाऊं, ऐसा अपने मन के अंदर संकल्प हम लेंगे तो पर्यावरण की ओर दिशा के अंदर हम बढ़ जाएंगे। दूसरा काम जो अपने स्वयंसेवक और समाज के माध्यम से हम अपेक्षा करते हैं, वो क्या है? समाज के अंदर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्थान नहीं होगा, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे एरिया के आधार पर हो, चाहे पैसे के आधार पर हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव समाज की एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसलिए उसको समाप्त करना, उसको अपने मन से निकालना, ये एक दूसरा काम। तीसरा काम, हम सबके परिवार कैसे होने चाहिए? तो हम सबके परिवार ये भारतीयता के आधारित परिवार होने चाहिए। भारतीय संस्कृति की जो मूल्य आधारित व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को स्वीकार करने वाले हमारे परिवार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो कम से कम परिवार के सब लोग सप्ताह में एक बार एकत्र बैठकर अपने परिवार के बारे में विचार तो करें। आज की इस भागम भाग आपाधापी की इस मौके के ऊपर किसी के पास भी समय नहीं है। घर के अंदर जितने लोग हैं उससे डबल मोबाइल है, और ऐसी परिस्थिति में घर के सब लोग अलग अलग कमरों में बैठे हुए और चैटिंग करते होते हैं मोबाइल के अंदर, और कई बार ध्यान में आता है आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, बात भी आपस में कर रहे हैं, लेकिन बैठकर नहीं हो रही है, वो केवल और मोबाइल के माध्यम से हो रही है। कम से कम सप्ताह में एक बार सब लोग मिल बैठकर हम विचार करें कि अपना परिवार कैसा है, अपने परिवार की परंपराएं क्या हैं, हमारे परिवार के बड़ों ने हमारे लिए, समाज के लिए क्या किया है। आखिर ऐसा क्या करें कि हम अपने परिवार के लोगों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हम भगत सिंह को जानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, हम महाराणा प्रताप को जानते हैं, महाराजा हरि सिंह को जानते हैं, बाबा जीतो को जानते हैं, हम सबको जानते हैं, लेकिन मेरे दादा का दादा कौन था, वो जानने वाले हम में से भी, यहाँ जो हम बैठे हैं, हम में से भी मुश्किल से 5-7-10% लोग ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज और देश के लिए कुछ ऐसा किया ही नहीं होगा कि जिसके कारण से उनको याद रखा जाए। हम अपने परिवार के माध्यम से ऐसा क्या कर सकते हैं कि कभी हम ऐसे गुमनाम ना हो जाए। ऐसा विचार हम सब मिल बैठकर करेंगे। चौथी बात जिसकी चर्चा हम सबको करनी है, वो है सेल्फहुड। सेल्फहुड यानी स्वत्व का बोध। हम कौन थे, क्या थे, हमारी पहचान क्या है, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे परंपराएं क्या हैं, हमारे इस देश की पहचान क्या है। हम देखते हैं कि बहुत बार बोलते हुए हम सबको भी अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। वो शायद इसलिए भी करना पड़ता है ताकि सुनने वाला को ये ना समझे कि इस बंदे को कुछ पता नहीं है।